बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर अहमद है। मैं स्टेट बैंक लाहौर का रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ। स्टेट बैंक में जाने से पहले जब मैं एमए इकोनॉमिक्स में था तो एक ऐसा सवाल मेरे जहन में आया जो सारी नौकरी में सारी सर्विस में मेरे साथ रहा और जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र है 4 किताबों का ऑथर हूँ। वो सवाल क्या था कि एमए इकोनॉमिक्स में 7 पर्चे थे। 6 पर्चे अंग्रेजी जुबान में थे और जो उनके सिलेबस थे वो इकोनॉमिक थ्योरीज और डेवलपमेंट मॉडल्स और प्रोडक्शन फंक्शन पर मुश्तमिल थे। लेकिन जो 7वां पर्चा था, एक तो वो उर्दू जुबान में था और दूसरा उसका कोई सिलेबस ही नहीं था। उसमें सूद का जिक्र हो गया, ज़कात का जिक्र हो गया और फिर कहानियाँ थी कि ऐसे तजारत होती थी इस्लाम में, वो नफ़ा नहीं लेते थे, ऐसे कम लेते थे। तो एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि वहाँ तो हम ये थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं, मॉडल्स पढ़ रहे हैं और क्या इस्लाम का कोई मुआशी निज़ाम नहीं है? ये सवाल मैंने अपने साथियों से पूछा, अपने टीचर्स से पूछा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दे सके, वो ना उनके पास जवाब था कि लेकिन मैं इस बात पर मुसर था कि ये हो ही नहीं सकता कि दीन इस्लाम किसी मुआशी निज़ाम के बगैर है। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक्स खराब है तो आपकी सारी जिंदगी खराब है। इन्हीं सवालों के लिए हुए मेरी स्टेट बैंक में सिलेक्शन हो गई एज रिसर्च ऑफिसर और रिसर्च डिपार्टमेंट में। जब मैं वहां गया तो मुझे बताया गया कि रिसर्च डिपार्टमेंट की बड़ी तारीखी अहमियत है, क्योंकि जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह हुआ 1 जुलाई 1948 को, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसके मेहमान खसूसी थे। उन्हें बताया गया कि ये जो मरकजी बैंक बनाया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से, ये कोई रिवायती मरकजी बैंक नहीं है। इसमें हमने ख़ास तौर पर इसका इंतज़ाम किया है कि जो मगरब की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको इस्लामाइज किया जाएगा और ये काम रिसर्च डिपार्टमेंट के ज़िम्मे होगा। और जवाबी तकरीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े शौक से कहा कि मैं इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को देखता रहूंगा। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला है। लेकिन 5-6 महीने काम करने के बाद वही सूरत हाल मेरे सामने आ गई जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एम इकोनॉमिक्स के दौरान थी कि स्टेट बैंक का सारा काम द एंटायर कंडक्ट ऑफ स्टेट बैंक सरमायादारी निज़ाम की रोशनी में था और सूद की जुबान में था। सारी वर्किंग ऑफ स्टेट बैंक वाज इंटरेस्ट बेस्ड। तो वही सवाल फिर बड़ी शिद्दत से मेरे जहन में उभरा कि वो तो एम इकोनॉमिक्स था, ये तो प्रैक्टिकल यहाँ बैंकिंग हो रही है और इकोनॉमिक्स ये रिसर्च डिपार्टमेंट है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। मैं उल्मा हजरात के पास गया, वो सूद की बात करते थे, मुझे जवाब नहीं मिला। मैं तलाश में रहा, कभी मेरी तलाश तेज हो गई, कभी मेरा ज़हन से ये बात निकल गई। फिर मैं कराची से मेरा लाहौर में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ भी ये सवाल मेरे साथ रहा। 2011 में मैं स्टेट बैंक से रिटायर हुआ। ये सवाल मेरे साथ था, ये कैसे हो सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में कोई मुआशी निज़ाम ना दिया हो? क्योंकि 7वीं सदी की रियासत मदीना में इकोनॉमिक्स यहूदियों के पास थी, तो लाजमी आपने कोई निज़ाम दिया होगा जिसका हमें नहीं पता। फिर मैंने बहुत से 2011 के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, इस्लामिक बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग। एक अपना ट्रेनिंग का अदारा बनाया, वहाँ से बैंकर्स की ट्रेनिंग की। फिर मैं डाउन अखबार में 2-3 साल लिखता रहा ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैं एक तलाश में था कि ये हो ही नहीं सकता कि मेरा दीन इकोनॉमिक्स के बगैर हो। फिर अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि 2020 में मुझे वो सब चीज़ें मिल गईं जिनकी मैं तलाश में था। और फिर मेरी पहली किताब आई 2020 में। इसका नाम रखा 7th सेंचुरी मदीना इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मैनकाइंड। इस किताब को मैंने अंग्रेजी में क्यों लिखा था, इसका एक मकसद था, क्योंकि जब भी हम गूगल पर सर्च करते थे
वो कहता था दो ही इकोनॉमिक सिस्टम अभी तक आए हैं, एक तो एक कैपिटलिज्म और दूसरा कम्युनिज्म या इश्तराकियत। तो मेरा मकसद था कि ये बताया जा सके कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम है और ये इंसानियत का पहला मुआशी निज़ाम है, और मैंने इसको इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में बयान किया था और आज के जो दौर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके रेफरेंस से बयान किया था। तो उसके तो ये जब मेरी बुक्स आई तो फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ में गया, वहाँ मैंने लेक्चर दिए, क्योंकि इसमें मैंने एक सेक्शन ये भी दिया था कि मदीना इकोनॉमिक्स जो 7वीं सदी की है, लेकिन आज भी वो हमारे मुआशी मसाइल हल करने की उसमें सख्त है, कैपेबिलिटी है। और मैंने एक पूरा सेक्शन दिया कि कैसे पाकिस्तान में नाफज करना है। फिर मुझे ख्याल आया कि जो मेरे अपने वतन के लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनको भी ये जानना चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा इसी किताब को 2022 में उर्दू ज़ुबान में लिखा और इसका नाम वही रखा, 7वीं सदी की मदीना इकोनॉमिक्स। इसमें वही चीज़ें बयान की। इसका मकसद क्या था? एक तो मेरे वतन के लोग जान सकें, और ख़ास तौर पर जो हमारे मदरसा के स्टूडेंट्स हैं और उनके टीचर्स हैं, उनको बताया जा सके कि इस्लाम का अपना एक मुआशी निज़ाम है जो आज भी ज़िंदा है। 2022 में एक और वाक़या हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि 15 मार्च 15 मार्च को हर साल मनाया जाएगा अ डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। और वो जो करारदाद में ये लिखा था कि ये बड़ा अच्छा मौका है मुसलमानों के पास कि वो बताएं कि हकीकी इस्लाम क्या है, द ट्रू फेस ऑफ इस्लाम। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है। तो एक ऐसी बुक आए जो मॉडर्न लैंग्वेज में हो और उसमें मॉडल्स हों, जुबानी बातें ना हो। तो फिर मेरी ये तीसरी किताब आई, इसका मैंने नाम ही रखा ट्रू फेस। और इसमें इस्लाम के मॉडल्स हैं, ज़कात का मॉडल है, टैक्सेशन मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, गवर्नेंस मॉडल है, ताकि ये बताया जा सके मगरब के नौजवानों को कि जो इस्लाम का जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं है, कुछ जुबानी बातें नहीं है, आज भी वैलिड है और उन्हीं की जुबान में बयान किया। जब मैं ये सब चीजें लिख चुका, जब पहली किताब आई थी 2020 में, तो कुछ लोग मेरे पास आए किताब को पढ़ने के बाद। उन्होंने एक बड़ा अजीब सवाल किया। उन्होंने कहा मरीज साहब, हम एक दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। एक तरफ तो नमाज में, जिक्र अज़कार में अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रहमतें हम पे नाज़िल हों, और साथ ही हमारा ये भी यकीन है, अकीदा है कि रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात फरमाएंगे, हम उनसे शफात मांगेंगे। लेकिन ये तो एक ज़िंदगी है, इसी के साथ हम बड़े बड़े डिटाई से और खुल के अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं, क्योंकि सूद का कारोबार पाकिस्तान में सिक्का राइजुल वक्त है। तो आप इस पर काम करें। उनका सवाल बड़ा बड़ा मानी खेज था, और मेरा दिल भी चाहा कि मैं इस पर काम करूं, क्योंकि जो मेरी पहली किताब थी 7th सेंचुरी मदीना इकोनॉमिक्स, उसमें एक चैप्टर था सूद पर कि कुरान ने, इस्लाम ने सूद को क्यों हराम किया, व्हाट इज द रीजन, द लॉजिक बिहाइंड इट। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया, फिर दूसरी किताबें भी आती गई। अब अल्लाह का शुक्र हुआ है कि तकरीबन मेरी 5 साल की इस पर मेहनत है। अब मेरी चौथी किताब आ रही है, वो प्रिंट हो रही है इस वक्त। इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में या अगले महीने आ जाएगी। उसका नाम ही रखा है यूजरी बैंकिंग एंड मदीना इकोनॉमिक्स। उसमें ये सूद का मुकम्मल जिक्र है कि कैसे सूद का आगाज हुआ, क्योंकि सूद का आगाज पहले इनफरादी शक्ल में हुआ था। कुछ लोग अपने पैसों से सूद का कारोबार करते थे, और ये सूद अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में था। लेकिन 15वीं सदी के बाद यूरोप में एक तब्दीली आई, अफ्रीका और एशिया में नहीं आई, कि सूद बैंकों की शक्ल में आ गया। और फिर क्या हुआ कि बैंक लोगों के पैसे से ही सूद का बिजनेस करते थे। मैंने ये लिखा। फिर मैं ये पहले दो सेक्शन है, फिर मैं तीसरे सेक्शन में था कि खात्मा कैसे किया जाए, क्योंकि बीच में इस्लामिक बैंक्स भी आए।
लेकिन सूद का खात्मा नहीं हुआ। लोगों के और सवाल आ गए कि दोनों में क्या फ़र्क है, इस तरह की बातें आप सब जानते हैं। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस किताब ने जो किताब का तीसरा सेक्शन है, उसमें 5 मॉडल्स दिए हैं। इस्लामिक सिविलाइज़ेशन के रियासत कैसे बननी है, हुकूमत का निज़ाम क्या होगा, मुआशी निज़ाम क्या होगा, टैक्सों का निज़ाम होगा, और उसमें जो आखिरी मॉडल है वो बैंकों के बारे में है कि मदीना इकोनॉमिक्स की रोशनी में हम आज कैसे एक बैंकारी का निज़ाम बना सकते हैं जो इस्लाम की रूह के मुताबिक हो। तो उसमें जो मैंने उस मॉडल में एक तो स्टेट बैंक से कमर्शियल, अक्सर हम बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक से सूद का खात्मा हो जाए, उसमें स्टेट बैंक से भी सूद का खात्मे का हल मौजूद है, कमर्शियल बैंक से भी मौजूद है, और पूरे मुआशरे से, पूरी सोसाइटी से, जो हमारी डोमेस्टिक ट्रेड है, उससे सूद के खात्मे का मॉडल अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उसने तौफीक दी, वो मैंने बयान किया है। अब जब ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ, मेरे ज़हन में आया कि ये सब चीज़ें मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, बहनों से शेयर करूँ। तो इसके लिए पहले तो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, क्योंकि इस अरसे में मैं यूनिवर्सिटी में जाता रहा, लेक्चर देता रहा। मेरे कुछ लेक्चर यूट्यूब पर भी हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पर। तो मैंने उसमें सारे वो चीज़ें डाल दी हैं। अब मैंने बनाया है अपना यूट्यूब चैनल, उसका नाम ही रखा है 7th सेंचुरी मदीना इकोनॉमिक्स, ताकि इसके प्लेटफॉर्म से मैं छोटी-छोटी वीडियोस में आपके साथ सारी वो चीज़ें शेयर कर सकूँ जो इस्लामिक सिविलाइजेशन की बुनियाद है। और ये कोई ज़ुबानी बात नहीं होगी। अक्सर हम दीन को ज़ुबानी बयान करते हैं। इसमें मैंने मॉडल्स दिए हैं कि कैसे नाफ़िज़ किया जा सकता है, और सारे मॉडल्स में पाकिस्तान में नफाज की एक स्ट्रैटेजी है। और ये चैनल जो मैंने बनाया है यूट्यूब का, ये ना सियासी है, ना मज़हबी है, ना हमने किसी से इख्तिलाफ करना है। एक ही मकसद है कि अपने मुल्क के लोगों को, और ख़ास तौर पर यूथ को, हमारे नौजवानों को, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल अगरचे बड़ी मोटिवेटेड है, एनर्जाइज्ड है, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन सामने कोई मंज़िल नहीं, कोई रोड मैप नहीं। तो मैं व्हाट आई विल बी डूइंग कि ये छोटे-छोटे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको बताऊँगा कि आज के दिन भी हमारा दीन ज़िंदा है, और उस पर अमल किया जा सकता है, बड़ी आसानी के साथ, अगर हम वो चीज़ें अपनी सोसाइटी में ले आएँ। तो इसीलिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ था, इतनी मैंने बात आपके सामने की। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको सुना। अब एक और बात आपसे करता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक तो अंदाज़ा हो कि आप ये बातें सुनना चाहते हैं। क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें लोग कहते हैं ये मज़हबी बातें तो ज़ुबानी होती हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। और दूसरा, आप मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपने नौजवानों के लिए खास तौर पर ये काम करूँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को सुना, और अल्लाह हम सब का हामी और नाफिज हो। वस्सलाम।